आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि संसाधन कहते किसे हैं। किन्हीं उद्देश्यों, आवश्यकताओं अथवा इच्छाओं को पूरा करने वाली वस्तुएं या साधन कहलाती हैं संसाधन। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत सी चीज़ें उपहार में दी हैं, हवा, पानी, ये सब चीज़ें हम सामान्यतः देखते भी रहते हैं और हमें इन सब के बारे में पता भी है। तो इन सब से हम जब अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं या अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं या वो हमारे जीने में कुछ सहायता करती हैं, तो उन सब चीज़ों को मिला करके हम कहते हैं संसाधन। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि प्रकृति द्वारा दी गई सभी चीज़ें वो संसाधन नहीं होती। इसके बारे में थोड़ा सा जब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं लेकिन हम उन्हें संसाधन की कैटेगरी में शामिल नहीं करते हैं। रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड और डिज़ायर। एक अन्य परिभाषा है मिस्टर जिमरमैन द्वारा दी गई। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मानव की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती हैं। उन्हें मनुष्य के सामर्थ्य व इच्छाओं द्वारा उपयोगी बनाया जाता है। यहाँ पर एक वर्ड है सामर्थ्य। देखिए, सामर्थ्य का मतलब है कि प्रकृति ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं लेकिन सभी चीज़ों का उपयोग हम हमेशा नहीं कर पाते, क्योंकि या तो उस समय हमारे पास वो तकनीक मौजूद नहीं होती, या हमें उसका उपयोग क्या होगा यह जानकारी नहीं होती, या उसे कैसे निकाला जाएगा प्राकृतिक स्रोत के द्वारा वो हमें नहीं पता होता। तो वो चीज़ें उपहार के रूप में प्रकृति ने हमें दी हैं, लेकिन जब तक हमारी सामर्थ्य नहीं थी उसको निकालने की या उसको उपयोग करने की, तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं बनते हैं। संसाधन जो हैं वो काल सापेक्ष होते हैं। काल का मतलब समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन आते रहते हैं। प्रकृति के सभी पदार्थ सभी जगह व हर समय संसाधन नहीं होते। प्रकृति ने हमें सभी चीज़ें जो आज हम देखते हैं वो पुराने समय में भी हमें उपलब्ध करवा रखी थी, लेकिन उस समय में वो हमारे लिए संसाधन नहीं थी। जैसे आदि मानव है, वह इन सब संसाधनों के बारे में कि उनकी उपयोगिता क्या है, उनको कैसे निकाला जाए, या उनके लिए जो टेक्निक चाहिए थी वो उसके पास चूँकि उपलब्ध नहीं थी, इसलिए तब प्रकृति ने हमें वो सारी चीज़ें तब भी दे रखी थी, लेकिन तब हम चूँकि उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, हमारी सामर्थ्य नहीं थी उनको उपयोग करने की, इसलिए तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं थे। तो क्या होगा कि समय के साथ उनमें परिवर्तन आता जाएगा। यानी कि आज से 500 साल पहले कोई चीज़ संसाधन नहीं थी, लेकिन आज हो सकता है वो संसाधन हो। आज हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध है लेकिन वो संसाधन शायद नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले 100 वर्षों के बाद वही चीज़ हमारे लिए संसाधन बन जाए। तो ये क्या होगा कि समय के अनुसार, और कई बार क्या होता है जगह का मतलब है कि एशिया के लोग अलग प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, यूरोप के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, वो अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो हो सकता है कि किसी एक देश के लिए या किसी एक जगह के लिए वो प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ संसाधन हो, लेकिन किसी अन्य देश के लिए शायद वो संसाधन ना हो। तो इसलिए समय और जगह के अनुसार जो है वो संसाधन की परिभाषा बदलती रहती है। मिट्टी तभी संसाधन बनी जब मानव ने कृषि करना सीखा। मिट्टी हमेशा से उपलब्ध रही है पृथ्वी के ऊपर, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आदि मानव जब तक जंगलों में भटकता रहता था तो वो कंदमूल खा के अपना गुजारा कर लेता था, या जंगली जो पेड़ों पर उसको फल मिलते थे उनसे अपना गुजारा कर लेता था। तो जब तक उसने कृषि करना नहीं सीखा तब तक उसको मिट्टी की उपयोगिता नहीं पता थी, लेकिन जब उसने एक बार कृषि करना सीख लिया तो उसको मिट्टी के गुण पता चल गए। तो अब वो बड़ी आसानी से ये अंदाज़ा लगा लेता है कि किस प्रकार की मिट्टी जो है वो गेहूँ के लिए उपयुक्त है, किस प्रकार की मिट्टी जो है वो चावल के लिए उपयुक्त है, या किसी भी प्रकार की मिट्टी को किसी अन्य प्रयोग में हम कृषि के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कब सीखा उसने? जब उसने कृषि करना सीख लिया। इसी प्रकार से खनिज तब संसाधन बने जब मानव ने धातु गलाने की कला सीखी, क्योंकि जो हमें प्रकृति द्वारा दी गए होते हैं खनिज पदार्थ वो ओर के रूप में होते हैं, तो यानी कि कच्चे रूप में होते हैं। जब तक हम उसका शुद्धिकरण करके उसको पिघला करके एक धातु के रूप में अलग नहीं करने की कला जानते, तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं बनते हैं। भाप के इंजन के आविष्कार के बाद ही कोयला संसाधन बना। कोयला करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के अंदर जो है दबा हुआ था, और मनुष्य ने जो पहले जब तक भाप का इंजन नहीं बना था उससे पहले तक वो उसका इस्तेमाल नहीं जानता था, तो वो कोयला उसके लिए बिल्कुल बेकार था, यानी कि उसके लिए कुछ संसाधन नहीं था वो। लेकिन जैसे ही भाप के इंजन का आविष्कार हुआ और हमें पता चला कि कोयले से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, तो अचानक कोयला हमारे लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। खनिज तेल भी तब संसाधन बना जब मानव ने अंतर्दहन इंजन का आविष्कार किया, यानी कि जब कंब्यूजन इंजन आया तभी मनुष्य को लगा कि हाँ, अब वो इस खनिज तेल का इस्तेमाल गाड़ियों को चलाने के लिए कर सकता है।
आज से 250-300 साल पहले की बात करें, जब हमें खनिज तेल की उपयोगिता के बारे में नहीं पता था, जब हमने इंजन का आविष्कार नहीं किया था, उससे पहले भी तेल मौजूद था, लेकिन उस तेल की हमें उपयोगिता नहीं पता थी, तो इसलिए हमारे लिए वो संसाधन नहीं था। जल विद्युत बनाने की तकनीक सीख लेने के बाद ही जलप्रपात जो है संसाधन बने। जलप्रपात जो हैं वो वैसे ही उनका पानी पहले वेस्ट जा रहा था, लेकिन जब हमें पता चला कि डायनमो की मदद से उसी प्रेशर से पानी के हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, तो वही जलप्रपात हमारे लिए जो है एक संसाधन के रूप में बन गया। दूसरा है संसाधन देश सापेक्ष होते हैं। देश का मतलब है कि हर देश के लोगों का रहन सहन अलग होता है, उनकी तकनीकी क्षमता अलग अलग होती है, उनके प्रयोग अलग अलग होते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए क्या है कि एक देश के लिए कोई एक वस्तु संसाधन हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे देश के लिए वो वस्तु हो सकता है संसाधन ना हो। इसके अलावा है संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। होते नहीं का मतलब है कि संसाधन प्रकृति ने तो आपको चीज़ें दे दी, आप उसको संसाधन कैसे बनाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, वो आपको बनाने पड़ेंगे। प्रकृति ने चीज़ें सभी दी हैं, लेकिन उनका कैसे प्रयोग करना है, क्या आपके पास वो तकनीक है या नहीं, क्या आपको उसके उपयोग की जानकारी है या नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो संसाधनों को बनाने या उसको वैसे ही पड़े रहने देने की जो क्रिया है वो मनुष्य के ऊपर निर्भर करती है। यूरेनियम केवल उन्हीं देशों के लिए संसाधन है जिनके पास परमाणु तकनीक है। अब यूरेनियम जो है बहुत वर्षों से पृथ्वी के अंदर उपलब्ध था, लेकिन जब तक हमें परमाणु तकनीक के बारे में नहीं पता था तब तक उस यूरेनियम के हमारे लिए कोई महत्व नहीं था। वर्तमान में भी जो देश परमाणु तकनीक को जानते हैं वो उनके लिए यूरेनियम जो है वो एक संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि बाकी देश जो अभी परमाणु तकनीक से लैस नहीं हैं उनके लिए वो यूरेनियम अभी तक संसाधन नहीं बना है। वो केवल क्या कर रहे हैं, उसको निकालते भी हैं तो वो किसी ऐसे देश को बेच देते हैं जो देश परमाणु तकनीक से लैस होता है। संसाधनों के विकास का मानव सभ्यता के विकास से सीधा संबंध है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मानव जैसे जैसे विकास करता जाता है तो उसकी तकनीकी क्षमता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उसकी तकनीकी क्षमता बढ़ती जाएगी वो चीज़ों के अलग अलग प्रयोग करता है, उनको अलग अलग तरीके से टैकल करके कोशिश करता है कि उनका बेहतरीन प्रयोग कैसे किया जाए या उससे कोई अलग चीज़ का प्रयोग कैसे किया जाए। तो जैसे जैसे वो नई नई टेक्निक सीखता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो संसाधन बनाने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, या प्रकृति द्वारा जो चीज़ें उसे उपलब्ध कराई गई हैं उनको संसाधन बनाने की प्रक्रिया जो है वो तेज़ गति से बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उसके पास मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ या तकनीक नहीं है तो इसका मतलब है कि हम प्रकृति द्वारा दिए गए सभी चीज़ों को संसाधन के रूप में नहीं बदल पाएंगे। संसाधन के साथ दो चीज़ें और जुड़ी हुई हैं, संसाधन तो है ही, उसके साथ है प्रतिरोध और तटस्थ पदार्थ। अब हम बात करते हैं संसाधन है, जैसे फूलों के साथ कांटे होते हैं वैसे ही संसाधनों के साथ कुछ दिक्कतें भी आती हैं जो प्रतिरोध के रूप में जानी जाती हैं। संसाधन है जैसे जल है, मिट्टी है, खनिज है, वन है, ये सब चीज़ें अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे लिए एक संसाधन के तौर पर कार्य कर रही हैं, लेकिन इनके साथ प्रतिरोध क्या जुड़े हुए हैं, इनके साथ प्रतिरोध जुड़े हुए हैं कि जहाँ जल है वहाँ बाढ़ भी है। बाढ़ मतलब पानी तेज़ गति से अगर बहता हुआ आ गया तो आपकी जितनी फसलें आपने लगा रखी थी वो सारी ख़राब हो जाएंगी, आपके जो मकान आपने बना रखे हैं वो ढह जाएंगे, या और आपके पशु हैं वो बह जाएंगे। तो जितना भी आपका मेहनत है वो सारी की सारी एक बाढ़ पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। तो बाढ़ एक क्या काम कर रही है यहाँ पर, बाढ़ एक प्रतिरोध का कार्य कर रही है। सूखा पड़ना यानी कि पानी की कमी हो जाना, बाढ़ से ठीक उल्टी स्थिति है। यहाँ पर भी क्या होगा कि लोगों के पास अगर पानी नहीं है तो भी वो खेती नहीं कर पाएंगे, पीने योग्य पानी नहीं उनको उपलब्ध होगा तो वो प्यासे मर जाएंगे। तो इस प्रकार की दिक्कतें उनको आएंगे। तो सूखा जो है वो भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। भूकंप है, अब भूकंप आ जाता है तो हम कोशिश भी करते हैं कि पहले से उसकी जानकारी मिल जाए और उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, लेकिन हम इतना समय हमें मिलता नहीं है जानकारी मिलने के बीच में और संभलने के बीच में कि हम भूकंप से होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा पाएँ। तो वो भूकंप भी एक क्या काम कर रहा है, प्रतिरोधक का काम कर रहा है। हालांकि मनुष्य कोशिश करता है, जैसे बाढ़ है उसको वो बांध बना करके रोकने की कोशिश करता है, सूखा है वहाँ पर वो नहरें बना करके उसको सूखे को ख़त्म करने की कोशिश करता है, भूकंप के भी यंत्र लगा करके वो कोशिश करता है कि भूकंप जो है उसकी जानकारी उसको पहले मिल जाए तो होने वाले नुकसान से बचा जा सके, लेकिन सभी के ऊपर अभी तक हमारा कंट्रोल नहीं है। मानव संतुष्टि संसाधन और प्रतिरोध दोनों से होती है। अब कई बार हम सोचते हैं कि संसाधन तो अच्छे हैं लेकिन प्रतिरोध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे जो है संसाधनों को इस्तेमाल करने से हमें रोकते हैं या हमारा नुकसान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जो हमें कुछ दिक्कतें आती हैं उनसे भी हम कुछ शिक्षा लेते हैं। जैसे बाढ़ आई तो हमने बांध बनाना सीखा, बांध बनाया तो बिजली बनानी सीखी,
तो यानी कि वही प्रतिरोध जो बाढ़ के रूप में हमें मिल रहा था, उसी से जब हमने बिजली बनानी शुरू कर दी तो वही हमारे लिए संसाधन भी बन गया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसाधनों को हम जो है ध्यान दें और प्रतिरोध को हम ये माने कि ये तो हमारा दुश्मन है। दुश्मन है, लेकिन अगर हम तकनीक सीख लेते हैं और उससे कुछ शिक्षा ले लेते हैं तो हम उसको दोबारा संसाधन के रूप में बदल सकते हैं। तो वो हमें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने चाहिए। एक होते हैं तटस्थ पदार्थ। ये वे चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग संसाधन के तौर पर भी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो हमारा कोई नुकसान भी नहीं कर रहे एक प्रतिरोध के रूप में। तो ऐसे पदार्थों को जो ना तो आपको फ़ायदा कर रहे हैं ना आपको नुकसान कर रहे हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल या तटस्थ पदार्थ। ये वो पदार्थ होते हैं जो शायद अभी पृथ्वी के अंदर कहीं दबे हुए हों, जिनके बारे में अभी हमें जानकारी ही नहीं है। तो जानकारी नहीं है तो वो नीचे दबे हुए पड़े हैं, ना वो हमारा फ़ायदा कर रहे हैं फ़िलहाल, ना वो हमारा नुकसान कर रहे हैं। आज से अगर 300 साल पहले की बात करें तो खनिज तेल जो है वो एक तटस्थ पदार्थ था। कैसे? क्योंकि 300 साल पहले हमें पता ही नहीं था कि खनिज तेल का भी कोई इस्तेमाल हो सकता है। तो वो ना हमें फ़ायदा पहुँचा रहा था, ना हमारा वो कोई नुकसान कर रहा था। मानव अपने दिमाग का प्रयोग करके प्रतिरोधों व तटस्थ पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। जैसे जैसे मनुष्य की क्षमता बढ़ती जाएगी, वो अपने दिमाग के जरिए तकनीक विकसित करता जाएगा, वैसे वैसे जो तटस्थ पदार्थ हैं या जो प्रतिरोध हैं वो भी संसाधनों में बदलते जाएंगे। और ये जितनी उन्नत होती जाएगी मानव जाति, यानी तकनीक जितनी बेहतर होती जाएगी, उतनी ही संसाधनों की संख्या बढ़ती जाएगी, प्रतिरोधों की और तटस्थ पदार्थों की संख्या घटती जाएगी। अब पढ़ते हैं हम इसके वर्गीकरण के बारे में। अलग अलग आधार पर हम इसके अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे जो पहला हमारा आधार है वो है उपयोग की निरंतरता के आधार पर, यानी कि कितने लंबे समय तक हम किसी संसाधन को प्रयोग कर सकते हैं उसके आधार पर। इसके आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है नवीकरण योग्य या रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा है समाप्य या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और तीसरा है चक्रीय या साइक्लिकल रिसोर्सेज। पहले हम नवीकरण योग्य या रिन्यूएबल को पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे संसाधन जिन्हें हम अपने जीवन काल में दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं, ऐसे संसाधनों को हम लोग कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। ये ना समाप्त होने वाले एक प्रकार से पदार्थ होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है। सूर्य हमें हमेशा ऊर्जा देता रहेगा, उस ऊर्जा का हम प्रयोग करें या ना करें वो हमारी चॉइस हो सकती है, लेकिन सूर्य द्वारा वो ऊर्जा हमें हमेशा उपलब्ध रहेगी और वो कभी भी ना ख़त्म होने वाला पदार्थ है। तो इसलिए हम उसको नवीकरण योग्य संसाधनों में शामिल करते हैं। इसी प्रकार से वनस्पति है। वनस्पति को आप एक बार उगाएं, उसके बाद 10, 15, 20 साल या 50 साल के बाद जब वो पेड़ बड़ा हो जाए, उसकी लकड़ी को आप काट लें और उसके बाद उसकी जगह पे नए पेड़ों को लगा सकते हैं। खेतीबाड़ी के अंदर हम अलग अलग फसलें हैं, हर 3 से 4 महीने बाद हम एक फसल उगाते हैं, उसको काट लेते हैं, फिर से नई फसल उगा लेते हैं, तो वनस्पति है। इसी प्रकार से मिट्टी है। मिट्टी जो है वो बाढ़ द्वारा जब पानी बह के आता है खेतों तक, वो अपने साथ मिट्टी भी लेकर के आता है, वो मिट्टी का नवीकरण कर देता है। तो ये सौर ऊर्जा है, वनस्पति है, मिट्टी है, ये पूरी तरह से कभी भी समाप्त नहीं होते। इनको दोबारा से रिन्यू करना मनुष्य के लिए संभव है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नवीकरण योग्य संसाधन। दूसरे हैं समाप्य या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें दोबारा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिन्हें दोबारा से बनाना जो है मनुष्य के लिए अपने जीवन काल में संभव नहीं है, जैसे कि कोयला। कोयले को बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं और लंबी अवधि के बाद ही जो है कोयले का निर्माण हो पाता है। ऐसे ही खनिज तेल है, उसका निर्माण में भी हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। तो उस चीज़ को अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया, यानी कि कोयले को आपने एक बार जला लिया तो राख बचती है। खनिज तेल को आपने किसी गाड़ी में डाल दिया पेट्रोल या डीजल के तौर पे, वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो ऐसी चीज़ों को दोबारा बनाना भी संभव नहीं है और उनका रीयूज़ भी पॉसिबल नहीं है। दोबारा से आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोयला एक बार जल गया तो राख बची, राख का इस्तेमाल दोबारा से आप ऊर्जा के लिए नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे संसाधन उनको हम कहते हैं समाप्य या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तीसरे हैं चक्रीय। चक्रीय वो होते हैं जिनको एक बार आपने किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, वो चीज़ जो है टूट गई या ख़राब हो गई, उसके बाद आपने उसके रूप को दोबारा से चेंज किया और फिर से किसी अन्य प्रयोग में ले आए। जैसे कि लोहा, आपने लोहे से एक मशीनरी तैयार की, 20-25 साल के बाद आपको लगा कि ये मशीन या तो ऑब्सोलीट हो गई है या टूट फूट गई है या वो उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया था। तो आप क्या करेंगे, उस मशीन को पिघला देंगे और दोबारा से गला करके उसको लोहे के रूप में ढाल देंगे। फिर उसकी आप नई मशीन भी बना सकते हैं या आप उसी लोहे से आप बाल्टी, साइकिल या कोई अन्य चीज़ तैयार कर सकते हैं। तो यानी कि लोहा पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलना उसको संभव होता है। तो यानी कि एक पूरा साइकिल बनता है उसका। तो इसलिए हम उसको कहते हैं चक्रीय या साइक्लिकल रिसोर्सेज। इसी प्रकार से जल है।
जल का शेप चेंज हो सकती है, उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, लेकिन वो पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता। आप उसको एक बार इस्तेमाल करें, फिर उसको आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बार बार इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो हैं वो साइक्लिकल में होती हैं, तो इसलिए जल जो है वो एक संसाधन है, उसको भी हम इसी श्रेणी के अंदर शामिल करते हैं। दूसरा जो हमारा आधार है वो है उद्भव के आधार पर, यानी कि ओरिजिन कैसे हुआ है उसका। इसमें दो मुख्य क्लासिफिकेशन हैं, एक है जैविक जिसे हम कहते हैं बायोटिक, और दूसरे हैं अजैविक या एबायोटिक। जैविक का मतलब है कि जिसके निर्माण में किसी भी प्रकार के जीवों का कुछ अंश पाया जाता है तो उन्हें हम कहते हैं जैविक। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जीव जंतु हैं, फसलें हैं, मछलियाँ हैं, इन सब में क्या है, जीवन है। तो जीवन के अंश हैं चूँकि उनके सभी रिसोर्सेज के अंदर, इसलिए उनको हम कहते हैं जैविक। दूसरे होते हैं अजैविक, यानी कि इनमें जिनमें जीवन का कोई अंश किसी प्रकार से भी नहीं पाया जाता। ज़्यादातर जो धातुएं हैं हमारी वो इसी श्रेणी में आती हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, इनमें किसी प्रकार के जीवांश मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं अजैविक या एबायोटिक रिसोर्सेज। तीसरा हमारा आधार है उपयोगिता के आधार पर, यानी कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ी डिस्क्रिप्शन है, तो थोड़ा सा ध्यान से मैंने अलग अलग कलर दे करके कोशिश की है कि आपको डिस्क्रिप्शन डिटेल में मिल जाए। सबसे पहले है ऊर्जा, दूसरा है कच्चा माल या रॉ मटेरियल, और तीसरा है खाद्य पदार्थ के रूप में। पहले हम उपयोगिता के आधार पर बनाएंगे इसको, तो उसमें पढ़ते हैं हम लोग ऊर्जा या एनर्जी को। ऊर्जा हम सभी को अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे मशीनों को चलाने के लिए, भाप के इंजन को चलाने के लिए, या कोई भी प्रकार की मशीनरी आपको चलानी है तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। वो जो ऊर्जा है वो दो प्रकार की आपको मिलती है, एक होती है समाप्य और दूसरी होती है असमाप्य। समाप्य और असमाप्य के बारे में हालांकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ एज ए एनर्जी जब हम बात करते हैं तो फिर दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ। समाप्य का मतलब है ऊर्जा के वो संसाधन जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप जिनका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम लोग कहते हैं समाप्य ऊर्जा के संसाधन। जैसे कि कोयला और पेट्रोल या खनिज तेल भी आप इसे कह सकते हैं, खनिज तेल। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो समाप्त हो जाएंगी एक बार इस्तेमाल करने के बाद, इसलिए हम इन्हें कहते हैं समाप्य ऊर्जा के संसाधन। दूसरे हैं असमाप्य, यानी कि ऐसे संसाधन जो कितनी भी बार आप इस्तेमाल कर लें, कितनी भी मात्रा में इस्तेमाल कर लें, वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं और वो लगातार आपको एनर्जी देते रहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब है सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। तो उससे आजकल हम देखते हैं कि मकानों के ऊपर भी लोगों ने जो है सोलर पैनल लगा रखे हैं, जिससे कि वो घर के लिए बिजली उत्पादन कर लेते हैं। तो ऐसी सौर ऊर्जा जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सूरज से मिलने वाली एक लगातार ऊर्जा है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। आप उसका चाहे इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन वो समाप्त नहीं होगी, हर समय आपको उपलब्ध रहेगी। तो ऐसी चीज़ें। दूसरा है पवन ऊर्जा। जब कभी भी हवा चलती है तो आपको जो है पवन ऊर्जा मिल जाती है उससे। तो पवन भी कभी भी एक ना समाप्त होने वाली चीज़ है, यानी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो जाएगी, वो दोबारा आ जाएगी। कभी तेज़ गति हो सकती है उसकी, कभी गति मंद हो सकती है, लेकिन वो ऊर्जा हमेशा उपलब्ध आपको रहेगी। इसलिए उसको हम शामिल करते हैं असमाप्य ऊर्जा के संसाधन के तौर पर। दूसरा जो हमारा उपयोगिता के आधार पर क्लासिफिकेशन है वो है रॉ मटेरियल या कच्चा माल। आजकल इंडस्ट्रियल युग है, हम सभी जानते हैं। औद्योगिक क्रांति के टाइम्स के बाद से जो बहुत ज़्यादा उद्योगों में क्रांति आई है, उसके अंदर कच्चे माल की भूमिका और ऊर्जा के संसाधन दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो कच्चे माल के तौर पर जो है हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं संसाधनों में, खनिज पदार्थ जो सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, यानी प्रकृति द्वारा जो हमें खनिज पदार्थ कच्चे माल के तौर पर मिलते हैं, रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं उसके तौर पर, उसमें शामिल है लोहा और तांबा। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने केवल यहाँ पर एक दो लिए हैं। एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये खनिज पदार्थ हैं जो किसी न किसी इंडस्ट्री में एक कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरे हैं वनस्पति। वनस्पति में दो प्रकार की वनस्पति हम पढ़ सकते हैं। एक होती है प्राकृतिक, यानी कि जो अपने आप उगती है, और दूसरी है कृषित, यानी कि जिसके अंदर हम खुद मनुष्य जो है वो एग्रीकल्चर करता है और एग्रीकल्चर करके कुछ ऐसे चीज़ें प्रोड्यूस करता है जो इंडस्ट्रीज़ में एक कच्चे माल के तौर पर काम करती है। प्राकृतिक का मतलब है कि जो प्राकृतिक जंगल हैं उनसे मिलने वाली चीज़ें, उनमें शामिल है लकड़ी, गोंद, कार्क, रबड़। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो
प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध होती हैं और मनुष्य इनको विशेष तौर पर उगाने की कोई कोशिश नहीं करता। हालांकि वर्तमान की अगर हम बात करें तो रबड़ जो है वो प्राकृतिक भी पाया जाता है और कृषित भी पाया जाता है, लेकिन शुरुआत में जो है बड़ी अवस्था में रबड़ जो है वो प्राकृतिक वनस्पति के तौर पर पाया जाता था। दूसरे हैं कृषि, यानी कि जो मनुष्य कृषि करके ऐसे उत्पादन तैयार करता है जो उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करेंगे, जैसे कि कपास है, गन्ना है, जूट है। कपास है, जैसा हम सभी जानते हैं कि कपड़ा उद्योग के लिए कपास की क्या महत्व होता है, तो वो कपास जो है किसके द्वारा उगाई जाती है, कृषि करके मनुष्य द्वारा उगाई जाती है। इसी प्रकार से जूट है, जूट जो है वो भी एक कृषि करके ही उत्पादन किया जाने वाला पदार्थ है। गन्ना है, वो भी मनुष्य कृषि करता है और उससे शुगर मिल जो है वो चलती है। तीसरा आधार है रॉ मटेरियल का, वो है जीव जंतु। जीव जंतु जो है हमें बड़ी मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। जीव जंतु में भी फिर हम दो अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। एक है जंगली जानवर जो अपने आप जंगलों में बड़े होते हैं, जिनको पालने की कोशिश नहीं करते हम लोग, वो प्राकृतिक तौर पर ही बड़े होते हैं। दूसरे होते हैं पालतू। जंगली से हमें क्या चीज़ मिलती है, जंगली जानवरों से हमें मिलता है चमड़ा, तेल, सींग या ऐसी और अनेक पदार्थ हैं जो जंगली जानवरों से हमें उद्योग के तौर पर, कच्चे माल के तौर पर प्राप्त होते हैं। पालतू जो जानवर है जैसे भेड़ है, उससे हम ऊन प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पालतू जानवरों से प्राप्त होती हैं, लेकिन उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल इनको किया जाता है। तो ये तीसरी चीज़ थी। अंतिम जो है उपयोगिता के आधार पर क्लासिफिकेशन में, वो है खाद्य पदार्थ या फूड। फूड जो है उसको हम तीन कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। पहला होता है खनिज के तौर पर जो हमें मिलते हैं, उसको हम लेकिन खाद्यान्न के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनमें एक एग्जाम्पल है नमक। आमतौर पे हमें लगता है कि नमक कैसे खनिज हो सकता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो नमक का एक वैज्ञानिक नाम है। तो वो हम इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में दैनिक जीवन में खूब करते हैं। तो वो खनिज है जो प्रकृति से हमें मिलता है और हम नमक को एक खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है वनस्पति। वनस्पति में फिर उसी प्रकार से हमने खाद्यान्न के तौर पर दो भागों में उसको बांटा है, एक है प्राकृतिक और दूसरा है कृषि। प्राकृतिक में है जो चीज़ें हमें मिलती हैं प्राकृतिक तौर पर खाने के लिए, वो होती हैं फल, गोंद। इसके अलावा भी बहुत सारे कंदमूल हैं जो हमें मिलते हैं प्राकृतिक तौर पर, उनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्राकृतिक तौर पर मिलने वाली चीज़ें हैं। दूसरी है कृषिक। कृषिक में तो अनगिनत चीज़ें हैं जो हम उगाते हैं अपने खाने के लिए, जैसे गेहूँ है, चावल है, गन्ना है, मक्का है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कृषि करके अपने खाद्यान्न के तौर पर प्राप्त करते हैं। तीसरी चीज़ है जीव जंतु, जिन्हें हम खाद्यान्न के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन जीव जंतुओं से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, मांस है, दूध है, अंडे हैं, मछली हैं। ये सभी हमारे भोजन का मुख्य अंग होते हैं। तो ये हमें एक फूड के तौर पर उपयोगिता के आधार पर हम इसको तीसरी कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो ये था हमारा वर्गीकरण उपयोगिता के आधार पर। अब आपके लिए मैंने कुछ प्रश्न चुने हैं, उसमें से कुछ छोटे प्रश्न हैं और एक बड़ा क्वेश्चन मैंने बताया है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है। और आप इस अगर स्लाइड्स को समझ चुके हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल भी नहीं होंगे। ये हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं, ये छोटे हैं, यानी कि जिनका उत्तर आपको 3 से 4 लाइनों में मात्र देना है। और जो नीचे वाला एस्से टाइप का क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है जो आपका 10 या 12 नंबर का अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से आता है, वैसा है। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। पहला है जो 3 से 4 लाइनों में जवाब देना है, जिसका वो है संसाधन किसे कहते हैं। तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपने इसमें देनी है 2 से 3 लाइनों में। फिर है नॉन रिन्यूएबल या समाप्य संसाधन हम किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे संसाधन जिन्हें हम दोबारा रिन्यू नहीं कर पाते, ऐसे संसाधन। तीसरे हैं बायोटिक संसाधन किसे कहते हैं, जैविक या बायोटिक। चौथा है चक्रीय संसाधन या साइक्लिकल संसाधन किसे कहते हैं। पांचवा है न्यूट्रल स्टफ या तटस्थ पदार्थ हम किसे कहते हैं। और ये सबके उत्तर 2 से 4 लाइनों में होंगे। और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है बड़ा, वो है संसाधन किसे कहते हैं, अलग अलग आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। ये आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको ये पूरी स्लाइड जो आपने पढ़ी है, इनमें आधार हमने अलग अलग लिए थे, उनकी आपने डिटेल देनी है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो हैं ये आप अपने टीचर से डिस्कस भी कर सकते हैं और उनको लिख करके दिखा भी सकते हैं। थैंक यू।